Hello students, today I will teach you exercise 3.3 and your chapter name is data handling. Now you will watch this video carefully to understand everything. Your question number first, use the bar graph. आपके पास बार ग्राफ दिया हुआ है फिगर में, उसको यूज़ करना है आपने और आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट, सबसे ज़्यादा पसंदीदा पेट कौन सा है, और हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव ए डॉग एज ए पेट, पेट के रूप में डॉग कितने बच्चे पालते हैं, ठीक है। तो इन दो क्वेश्चन का आपने आंसर देना है। तो सबसे पहले हम बार ग्राफ की बात करेंगे, बार ग्राफ को देख के ही आपने इन दोनों का आंसर देना है। तो ये आपका बार ग्राफ है। तो ये बार ग्राफ जो बनता है, तो यहाँ पर जो नंबर लिखे जाएंगे वो एक इक्वल इंटरवल में लिखे जाएंगे, यानी कि अगर मैं 2 लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं 4, उसके बाद मैं 6 लिखूंगा, उसके बाद मैं 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12, यानी कि इक्वल गैपिंग है इनके बीच, ठीक है। तो बार ग्राफ बनाने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ नंबर लिख रहे होंगे तो यहाँ आपने नंबर क्या लिखना है, इक्वल इंटरवल में लिखना है। यानी कि अगर 2 लिख रहे हैं तो उसका आप 4 लिखिए, 6 लिखिए, 8 लिखिए, यानी कि 2 की टेबल लिख सकते हैं आप, 3 की टेबल लिख सकते हैं आप, 4 की टेबल लिख सकते हैं आप, 5 की टेबल लिख सकते हैं आप, ठीक है। क्योंकि वो इक्वल गैपिंग में होता है, 5 के बाद 10 आता है, 10 के बाद 15 आता है, 15 के बाद 20 आता है, इस टाइप के आप नंबर लिखते हैं यहाँ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब इस लाइन की बात करेंगे हम जो हॉरिजॉन्टल में। तो यहाँ पर भी इक्वल गैपिंग होती है, यानी कि मैंने इतना पोर्शन छोड़ दिया तब जाके मैंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है। ये रेक्टेंगल बनाया, फिर मैंने इतना जगह छोड़ दिया, फिर मैंने दूसरा रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। फिर देखिए जब मैं तीसरा रेक्टेंगल बना रहा हूँ तो मैंने इतनी जगह छोड़ दी, तब मैं तीसरा रेक्टेंगल बना रहा हूँ, फिर मैंने इतनी जगह छोड़ दी, तब मैं चौथा रेक्टेंगल बना रहा हूँ, फिर इतनी जगह छोड़ दी, 5वां रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यानी कि आपने इक्वल क्या करनी है, गैपिंग छोड़नी है, इतनी इतनी जगह, ठीक है। मैंने एक एक बॉक्स छोड़ा है, देखिए एक एक बॉक्स मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है, तब जाके मैंने दूसरा रेक्टेंगल बनाया है। आप समझ गए होंगे इस बात को। और जो ये लाइन है ये आपको दिख रही है, डॉग, कैट, रैबिट, हैमस्टर एंड अदर्स, तो ये पेट एनिमल है। तो यहाँ पेट एनिमल्स लिखे गए हैं और इस साइड मैंने स्टूडेंट्स की संख्या लिखी गई है कि स्टूडेंट्स कितने हैं, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12, ठीक है। ये स्टूडेंट्स की संख्याएं हैं। तो जो डॉग है वो कितने बच्चे पालते हैं, तो डॉग गया है यहाँ तक, यानी कि 8 के ठीक सामने तक, तो 8 बच्चे क्या करते हैं, डॉग को पालते हैं घर में, ठीक है। और कैट कितने बच्चे पालते हैं, तो कैट का रेक्टेंगल गया है यहाँ तक, यानी कि 10 तक, तो कैट कितने बच्चे पालते हैं, 10। रैबिट कितने बच्चे पालते हैं, 2, ठीक है। और हैमस्टर एक चूहा, जैसा चूहा होता है उसी टाइप का एक जानवर होता है, ठीक है। तो ये लोग कितना पालते हैं, तो ये 4 और 6 के बीच आ रहा है, नहीं आ रहा है, हैमस्टर क्या आ रहा है, 4 और 6 के बीच, यानी कि 5, 4 और 6 के बीच क्या आएगा, 5, यानी कि 5 बच्चे क्या पालते हैं, हैमस्टर को पालते हैं। और अदर में कोई भी जानवर हो सकता है, तो कितने बच्चे पालते हैं, तो अदर का ये है टॉप मोस्ट पॉइंट, तो ये गया आपका 2 और 4 के बीच, यानी कि 3 में 3 आएगा यहाँ पे। तो 3 बच्चे ऐसे हैं जो अदर जानवर को पालते हैं। इतना आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आप आंसर देंगे, तो लिखा हुआ है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट, तो सबसे मोस्ट पॉपुलर पेट कौन होगा, जिसका रेक्टेंगल सबसे ऊंचा गया होगा। तो सबसे बड़ा रेक्टेंगल किसका है, इसका है, यानी कि कैट। तो 10 बच्चे, सबसे ज़्यादा 10 बच्चे क्या पालते हैं, कैट को पालते हैं पेट एनिमल के तौर पे, तो इसका आंसर होगा कैट। नाउ सेकंड, हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव ए डॉग एज ए पेट, तो डॉग को पेट के रूप में कितने बच्चे पालते हैं। तो यहाँ पे देखिए डॉग का देखेंगे, तो ये डॉग का है, तो डॉग के टॉप मोस्ट पॉइंट ये है, तो यानी कि 8 बच्चे क्या पालते हैं, डॉग पालते हैं पेट के रूप में, तो इसका आंसर होगा 8। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ सेकंड क्वेश्चन, रीड द बार ग्राफ, आपने बार ग्राफ को देखना है, और विच शो द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय ए बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर। तो 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर का मतलब है 5 साल, लगातार आने वाले 5 साल, यानी कि 2020 की अगर हम बात करते हैं तो 2020, 21, 22, 23, 24 ये हो सकते हैं। तो आपने बार ग्राफ देखना है, तो 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर बोला हुआ है, 5 लगातार आने वाले सालों में जो बुक स्टोर से बुकें सोल्ड हुई है, वो वहाँ पर डेटा आपको दिया हुआ होगा ग्राफ में। तो आपने आंसर देना है कि अबाउट हाउ मेनी बुक वेर सोल्ड इन 1989, 1989 में कितनी बुकें बिकी,
1990 में कितनी बुकें बिकी और 1992 में कितनी बुकें बिकी है। ठीक है, तो आपने बार ग्राफ को देख के आंसर देना है। तो यहाँ पे आपका ये बार ग्राफ है। तो इस बार ग्राफ में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ ईयर्स लिखे हुए हैं कि 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 में इतनी इतनी बुकें बिकी है। तो यहाँ बुक्स लिखे हैं, नंबर ऑफ बुक्स 100, 200, 300। मैंने आपको क्या कहा था, गैपिंग क्या होती है, इक्वल। तो 100 के बाद इन्होंने 200 लिखा हुआ है, 200 के बाद 3, 4, 5, 6 लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आपने स्केल लिखना भी बहुत ज़रूरी होता है। स्केल मीन्स आपने क्या यूनिट यहाँ पर ली हुई है। ठीक है, तो आपने 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर, अगर आप इसको देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये 1 सेंटीमीटर होगा। तो 1 सेंटीमीटर 100 बुक, 1 और सेंटीमीटर में 200 बुक, 1 सेंटीमीटर फिर 300, 1 सेंटीमीटर का आपने गैप लिया हुआ है। तो लिखेंगे आप 1 सेंटीमीटर आपने कितनी बुकें ली हुई है, 100, क्योंकि गैपिंग कितने की है, 100 की गैपिंग है, यानी कि आपने 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में 100 बुकों का अंतर लिया हुआ है। ठीक है, उसको आप यहाँ लिख लेंगे। नाउ अब देखते हैं, आपने आंसर देना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपने 1989 में कितने बुकें सोल्ड की। तो 1989 में आपने समथिंग 200 के अराउंड, क्योंकि 200 के नीचे है ना ग्राफ, ये टॉप मोस्ट पॉइंट 200 के नीचे है, यानी कि यहाँ पर तक है लगभग। तो कितना हो सकता है, 200 के लगभग, यानी कि 175, 180 तक बुकें आपने बेची हैं 1989 में। ठीक है, तो यहाँ आप लिख देंगे सॉल्यूशन में नंबर ऑफ बुक सोल्ड इन 1989। तो 1989 में लगभग आपने 170 बुक्स बेची है। ठीक है, यानी अप्रॉक्सीमेट, लगभग। ठीक है, तो APP ROX आप लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट। अब बात करेंगे 1990 की, तो 1990 में आपने कितने बुक सोल्ड की। तो यहाँ पे है 1990 का टॉप मोस्ट पॉइंट ये है, तो लगभग ये 500 के अराउंड है। ठीक है, यहाँ पर है, तो कितना हो सकता है, 475 या 480 तक आपने बुकें बेची है। ठीक है, 480 या 490 के बीच आपने बुकें बेची है। तो यहाँ पर आप आंसर में लिख सकते हैं 480 या 75, इस टाइप से अप्रॉक्सीमेट। अप्रॉक्सीमेट मीन्स लगभग। ठीक है, अब 1992 की बात करेंगे। तो 1992 में आपने कितने बुक सोल्ड की। तो 1992 का ये वाला है, तो इसमें आपने लगभग 200 से ऊपर बुकें बेची है। ठीक है, थोड़ा ऊपर गया है ग्राफ, 200 से थोड़ा ऊपर गया है, तो 220 हो सकता है, 225 हो सकता है। तो हम 220 लिख सकते हैं यहाँ पे, अप्रॉक्सीमेट। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ईयर वेयर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड, अबाउट 225 बुक्स सोल्ड। ठीक है, आपने बताना है कि 475 बुकें लगभग किस ईयर में बिकी है। तो इसका सॉल्यूशन में होगा 475 बुक्स सोल्ड इन, किस ईयर में बिकी है 475। तो आपको पता है कि 475, तो 475 400 और 500 के बीच आएगा। तो लगभग इस ईयर में 475 के लगभग बुकें बिकी है 1990 में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इन 1990। एंड सेकंड क्वेश्चन पूछा गया इसमें कि अबाउट 225 बुक्स, एंड 225 बुक्स सोल्ड इन, 225 बुक लगभग किस ईयर में बिकी है। तो 225, 200, 300 के बीच ही आएगा 225। तो उसके अंदर लगभग ये वाला ग्राफ आ रहा है। ठीक है, तो ये 200 से थोड़ा सा ही ऊपर है, देख लीजिए। तो लगभग 1992 में इतनी बुकें बिकी है। तो इसका आंसर होगा 1992। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ थर्ड, इन विच ईयर वेयर फीवर देन 250 बुक्स सोल्ड। लगभग 250 बुक्स किन ईयर के बीच बिकी हैं। तो 250 बुक्स, 250 लगभग यहाँ पे आएगा, 200, 250, 300। तो इसके आसपास जो भी ग्राफ होगा वो 250 के बीच आ जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ आ रहा है 1989, ठीक है, लगभग यहाँ पर आ रहा है वो, और एक आ रहा है ये वाला, ये भी देख लीजिए आप, समथिंग इसके अराउंड आ रहा है, यहाँ पर लगभग आ रहा है। ठीक है, और ग्राफ तो ऊपर जा रखे हैं। ठीक है, ये भी ऊपर ही है, ये भी ऊपर ही है, ये भी ऊपर ही है। तो लगभग 1992 और 1989 का जो ग्राफ है, यानी कि इसका जो ग्राफ है वो यहाँ पर गया है, और इसका जो ग्राफ है वो यहाँ पर गया है, यानी कि लगभग 250 के अंदर
1989 और 1992 आ रहा है, तो इसका आंसर होगा 1989 एंड 1992। तो यहाँ हमने लिख लिया है। अब लास्ट पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन का, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपने 1989 में जो बुकें निकाली है कि इतनी बुकें बिकी हैं। हमने कहा ना 1989 में लगभग 170 बुक बिकी है। तो क्वेश्चन ने कहा कि आपको कैसे पता चला। ठीक है, तो कैसे हमें पता चला, जब हमने 1 सेंटीमीटर में 100 बुकें ली तभी जाके हमें लगभग पता चला कि 1989 में इतनी लगभग बुकें बिकी है। तो 200 के आसपास थी वो, तभी तो हमने 170 175 अंदाज़ा लगाया कि भाई इतनी ही बुकें बिकी होंगी। तो हमने जब गैपिंग क्या ली, इक्वल ली, और गैपिंग में कितना ली, 100 बुक्स ली हमने। 1 सेंटीमीटर में क्या ली, 100 बुक्स ली, तभी जाके हमें पता चला कि 1989 लगभग 200 के समथिंग है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि हमने क्या लिया, 1 सेंटीमीटर में 100 की गैपिंग ली। तो ये हो जाएगा बाय यूजिंग द हाइट ऑफ द बार ग्राफ। जो हमने बार ग्राफ की हाइट ली है, सच दैट द हाइट ऑफ 1 सेंटीमीटर 100 बुक्स। 1 सेंटीमीटर को जब 100 बुक्स से दिखाया, जब 1 सेंटीमीटर 100 बुक्स से दिखाया, तब जाके हमें अंदाज़ा लग पाया कि 1989 में लगभग 200 बुक्स बिकी है। नाउ थर्ड क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो। 6 क्लासेस हैं। 5th क्लास में 135 बच्चे, 6th क्लास में 120 बच्चे, 7th क्लास में 95 चिल्ड्रंस हैं, 8th क्लास में 100, 9th क्लास में 90, 10th क्लास में 80 बच्चे आपके पास दिए हुए हैं। तो आपने इसको किस में दिखाना है, बार ग्राफ में। तो सबसे पहले हम इसको बार ग्राफ में दिखाएंगे। तो दिखाने के लिए आपको पता है कि इसमें सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर है 135। तो हमने इसको बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो आपको पता है कि जब ग्राफ बनेगा, इस टाइप का जब ग्राफ बनेगा, तो यहाँ पे जो भी नंबर होंगे वो इंटरवल में लिखे जाते हैं, इक्वल इंटरवल्स में। तो इतने बड़े बड़े नंबर हैं, तो आप कितना कितने गैप ले सकते हैं, 20, 40, 60, यानी कि 20 का गैप ले सकते हैं, 30 का ले सकते हैं, 40 का ले सकते हैं, और 50 का ले सकते हैं। 50 उसके बाद 100 लिख दिया, उसके बाद 150 लिख दिया, उसके बाद 200 लिख दिया, इस टाइप का ले सकते हैं। नाउ फ्रॉम बार ग्राफ। नाउ तो ये मैंने बार ग्राफ बना दिया है, अभी हाफ बनाया है। तो ये वर्टिकल एक्सिस जो है, ये आपके एक्सिस कहलाते हैं, वर्टिकल एक्सिस है, और ये हॉरिजेंटल एक्सिस है। ठीक है, तो वर्टिकल एक्सिस में मैंने 20 का गैप लिया हुआ है, 20, 40, 60, 80, 100। ठीक है, 20 की टेबल लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका फर्स्ट है कि 5th क्लास में आपने कितने बच्चे दिखाने हैं, 135। तो यहाँ पर मैं 5th क्लास का बनाने जा रहा हूँ, 5th क्लास का। तो मैं 135 तक बनाऊंगा, तो ये कहाँ तक जाएगा, लगभग 135 यहाँ ही समथिंग जाएगा, 120 और 140 के बीच आएगा 135, तो यहाँ तक समथिंग जाएगा। तो इस तरीके से मैंने दिखा लिया है। 5th क्लास में 135 बच्चे थे, तो देखिए 135 बच्चे हैं, तो 120 और 140 के बीच, यानी कि यहाँ पे कितना आने वाला है, 130, 120, यहाँ पे 130, यहाँ पे 140। 135 का तो 130 से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, तो यहाँ पर 130 है, तो 135 लगभग यहाँ पे होगा। तो यहीं तक हमने इस ग्राफ को पहुँचाया है। तो 135 बच्चे थे 5th क्लास में। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लासेस लिख दी, क्योंकि यहाँ मैं क्लासेस लिखने वाला हूँ इस एक्सिस पे, और इस एक्सिस पे मैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिखने वाला हूँ। ये चिल्ड्रन है 20, 40, 60। और मैंने स्केल क्या लिया हुआ है, स्केल भी लिखना बहुत ज़रूरी है। स्केल तो मैंने 1 सेंटीमीटर में कितना लिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर कितने गैपिंग है, 20 की, यानी कि 20 के लिए हुए मैंने चिल्ड्रंस। ठीक है, 20 चिल्ड्रन लिए हुए मैंने 1 सेंटीमीटर में गैपिंग में। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ अब आप देखिए, तो 6th क्लास में 120 बच्चे हैं, तो यहाँ पर मैं 6th क्लास का बनाऊंगा, क्योंकि गैप होना चाहिए। तो इतना गैप यहाँ रखा मैंने, तो इतना ही गैप यहाँ भी रखूँगा, तब जाके मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊँगा। ठीक है, इक्वल गैपिंग रखनी है यहाँ पर भी, जितना गैपिंग 0 से यहाँ पर तक रही है उतनी गैपिंग यहाँ, यानी कि एक बॉक्स आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो 120 बच्चे दिखाने हैं, तो 120 कहाँ पे हैं, यहाँ पे 120 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ग्राफ यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 6th क्लास का दिखा लिया है। आप इस रेक्टेंगल को शेडिंग भी कर सकते हैं इस टाइप से, अच्छा दिखने के लिए। अब 7th क्लास में कितने बच्चे हैं, 7th क्लास में 95। ठीक है, तो 7th क्लास का मैं यहाँ पे बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे इतना गैप छोड़ दूंगा, एक बॉक्स, यहाँ पर मैं 7th क्लास का बनाऊंगा। तो 95 बच्चे हैं, तो 95 लगभग कहाँ पे होगा, 80 और 100 के बीच ही 95 आएगा। तो 80 यहाँ पर होगा 90। ठीक है, 80, 90, 100, तो 80, 90, 95 बोला है, तो लगभग यहाँ पे, तो यहाँ पे समथिंग यहाँ पे जाएगा।
ठीक है। तो 95 का यहाँ पर तक जाएगा। तो इस प्रकार मैंने 6 क्लास का, 7th, 8th, 9th एंड 10th क्लास का दिखा लिया है। 10th क्लास में 80 बच्चे थे, तो ये यहाँ तक गया है, तो 80 के ठीक सामने तक जाएगा, तो ये 80 तक हो गया। 9th क्लास में 90 बच्चे थे, तो ये यहाँ पर तक गया है। तो देखिए 80 और 100 के बीच में 90 आता है, तो 90 यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहीं पे आएगा 90। तो यहाँ पर तक गया है ये वाला, ठीक है। और 100 बच्चे किस क्लास में, 8th, तो 100 गया है ठीक 100 के सामने। 7th क्लास में 95 बच्चे थे, तो आपको पता है कि 80 और 100 के बीच में यहाँ पे 90 आएगा, तो बीच सेंटर में यहाँ पर 90 आएगा, तो 95 समथिंग यहाँ पे लगभग आएगा, ठीक है। तो 95 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर तक बनेगा 95। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको पूछा गया, लिखा हुआ है हाउ वुड यू चूज ए स्केल, आपने स्केल कैसे चूज की। तो हमने स्केल कैसे चूज की कि हमने 1 सेंटीमीटर कितने बच्चे माने, 20 बच्चे। 1 सेंटीमीटर हमने कितने बच्चे माने, 20। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है द ग्रेटेस्ट वैल्यू इज 135, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 135 था, उसी को देख के हमने बनाना था। तो सो वी यूज इक्वल डिवीजन अलोंग द एक्सिस एंड वी टेक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 चिल्ड्रन। तो हमने 20-20 चिल्ड्रन गैप लिया, ताकि ग्राफ क्या ना हो, बड़ा ग्राफ ना बन सके, ठीक है। यानी कि ये ग्राफ बड़ा ग्राफ, इतना बड़ा ग्राफ ना बन के इतने में ही आ जाए, इसलिए हमने उसको क्या लिया, बड़े बड़े नंबर लिए, 20, 40, 60 इस टाइप के। हम लेते तो 10 का भी गैप लेते, अगर 10, 20, 30, तो हमारा ग्राफ लगभग इतना लंबा हो जाता, ठीक है। तो हमने इतना करने के लिए इसमें 20 का गैप लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका, तो इसमें पूछा गया आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, किस क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं। तो जिसका रेक्टेंगल सबसे बड़ा होगा उस क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं। तो सबसे बड़ा रेक्टेंगल आपको ये वाला दिख रहा है, तो ये किसका रेक्टेंगल था, 5th क्लास का, यानी कि 5th क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं। तो इसका आंसर होगा 5th क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ये उतार देंगे आप, यहाँ लिखेंगे 5th क्लास हैज़ द मैक्सिमम ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। एंड द मिनिमम, सबसे कम, तो सबसे छोटा जो रेक्टेंगल है वो कौन सा है, सबसे छोटा रेक्टेंगल आपको ये दिख रहा है, यानी कि 10th क्लास में सबसे कम बच्चे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे एंड 10th क्लास हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। क्या लिखेंगे आप, 10th क्लास हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ सेकंड, इसमें सेकंड पार्ट पूछा गया फाइंड द रेशियो। अब आपने रेशियो निकालना है ऑफ द स्टूडेंट ऑफ 6th क्लास टू 8th क्लास। 6th और 8th क्लास का आपने रेशियो निकालना है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6th क्लास। तो 6th क्लास में कितने बच्चे थे, 6 में 120, ठीक है। एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 8th क्लास। 8th क्लास में कितने बच्चे हैं, तो 8th क्लास में 100, ठीक है। रेशियो, अब इनका रेशियो निकालना है, तो यानी कि ये अपन ये करना है, तो यहाँ पर आप रेशियो निकालेंगे, तो 120/100। रेशियो ऐसे ही निकाला जाता है 120 और 100 का, 120/100, 0 से 0 कैंसिल, तब बचेगा आपका सिर्फ 12 और 10। फिर आपको पता है 2 5 जा होता है 10 और 2 6 जा होता है 12, तो ऊपर आ रहा 6, नीचे आ रहा 5, यानी कि 6:5, ठीक है। ये रेशियो का मार्क होता है, तो 6/5 में 6:5, तो आपका रेशियो आ गया 6:5। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन, ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ। अब आपको क्या बनाना है, डबल बार ग्राफ। चूजिंग अप्रोक्सीमेट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। आपने एक ऐसा स्केल ड्रॉ बनाना है, जैसे हमने स्केल लेते हैं कि ताकि दोनों नंबर उसमें फिट हो जाए, ठीक है। तो इंग्लिश में आपके 67 नंबर आए फर्स्ट टर्म में 100 में से, सेकंड टर्म में आपके 70 नंबर आए 100 में से, ठीक है। हिंदी में भी आपके 72 आए फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में 65 आए। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि डबल बार ग्राफ बन रहा है, यानी कि इंग्लिश के कितने बन रहे हैं, 2, हिंदी के कितने बन रहे हैं, 2, मैथ्स के कितने ग्राफ बन रहे हैं, 2, और साइंस के 2 बन रहे हैं, ठीक है। तो 2-2 रेक्टेंगल बन रहे हैं, इंग्लिश के भी 2 रेक्टेंगल बनेंगे, हिंदी के भी 2 रेक्टेंगल, तो इसी को कहते हैं डबल बार ग्राफ, ठीक है स्टूडेंट्स।
आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तो आपने इसमें सबसे बड़ा नंबर देखना है कि इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो आपको नजर आ रहा होगा 95, तो ऐसा ग्राफ बनाना है आपने कि 95 भी उसमें आ जाए और ज़्यादा बड़ा भी ना हो ग्राफ, ठीक है। तो उसके लिए हम अगर हम 10-10 का गैप लेते हैं तो सबसे बेस्ट होगा, वहाँ पर से हम चूज इजिली कर सकते हैं। तो हम 10-10 का गैप लेंगे, तो इस टाइप में हम ग्राफ बना देंगे। यहाँ हम सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ आपके सब्जेक्ट आ जाएंगे और यहाँ परफॉर्मेंस आ जाएगी, कितने कितने नंबर लाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके लिखना बहुत ज़रूरी है। तो हमने एक एक सेंटीमीटर पे एक एक सेंटीमीटर कितना कितना गैप लिया है, 10, 20, 30, यानी कि 10-10 का गैप लिया हुआ है, तभी तो 20 आया, तभी तो 30 आया। तो 10 नंबर्स या मार्क्स, ठीक है। 1 सेंटीमीटर हमने 10 मार्क्स लिए हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ अब ग्राफ बनाएंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश में 67 नंबर लाए, तो इंग्लिश का बनाएंगे 67 नंबर जो भी बनेगा यहाँ पे 67 कहाँ पे आपका 65 यहाँ पे आएगा, 65 यहाँ पे आएगा, 66, 67 लगभग यहाँ पर तक बनेगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। और इंग्लिश में ही 70 नंबर भी लाया हो, ठीक है, सेकेंड टर्म में, तो 70 का ही बनाएंगे। तो चिपका के बनाना होगा क्योंकि दोनों एक ही चीज़ का है, इंग्लिश ही का है। डबल बार ग्राफ में अगर इंग्लिश का ही है और दो दो ग्राफ बन रहे हैं, इंग्लिश के लिए दो दो रेक्टेंगल बन रहे हैं, तो दोनों रेक्टेंगल को हम क्या करते हैं, चिपका के बनाते हैं, ठीक है। और मोटाई क्या रखते हैं, सेम। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखने लायक है कि जो भी रेक्टेंगल बनेंगे उन सब की मोटाई क्या होगी, सेम होगी, यानी कि इतना ही चौड़ाई है, इतना ही चौड़ाई है और इतना ही चौड़ाई है। और गैपिंग भी क्या होती है, इक्वल, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि गैपिंग इक्वल रखनी पड़ती है रेक्टेंगल के बीच। तो हम यहाँ पर गैपिंग सिर्फ इतना ही लेंगे, थोड़ा सा ही गैप लेंगे, ठीक है। पर इंग्लिश का जब बनाएंगे हम, तो पहला ये बन गया रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल इस पर चिपक के ही बनेगा, डबल बार ग्राफ में चिपक के बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा बन जाएगा। इंग्लिश का बन गया हमारा 67 और 70, ठीक है। अब आपको फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को अलग अलग दिखाना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म को सपोज हम क्रॉस में दिखा रहे हैं इस टाइप से, ठीक है, ताकि पता चले कि फर्स्ट टर्म का ही सेकेंड टर्म का है, ये रेक्टेंगल फर्स्ट टर्म का ही सेकंड टर्म का। तो फर्स्ट टर्म को हम क्रॉस से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख भी लेंगे, इसमें हम बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम यूं क्रॉस करके दिखाएंगे, वो आपका फर्स्ट टर्म, और जिसमें हम इस तरीके की लाइनें दिखाएंगे वो होगा आपका सेकंड टर्म, ठीक है। ये भी आपको लिखना होगा। तो फर्स्ट टर्म को हम क्रॉस से दिखा रहे हैं, सेकेंड टर्म को हम साइड लाइन से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो हिंदी वाले में कहा था कि 72 है फर्स्ट टर्म में, तो यहाँ पर हम हिंदी का बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने हिंदी बनाया, इतना सा गैप छोड़ दिया, ठीक है। जितना हमने पहले छोड़ा था थोड़ा सा गैप, उतना यहाँ भी छोड़ दिया हमने। तो यहाँ पर हम हिंदी का बना रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म में 72 नंबर आए थे, तो 70 से थोड़ा ऊपर ही होता है 72, तो यहाँ पर तक गया। और 65 लाया हो सेकेंड टर्म में, ठीक है, हिंदी में। तो 65 कहाँ पे, 60 और 70 के ठीक बीच में 65 आता है, आपको क्लियरली पता है। तो जो ये वाला बनेगा वो 65 के यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तक बना। तो आपको फर्स्ट टर्म को तो क्रॉस से दिखाना है, सेकंड टर्म को लाइन से दिखाना है, ठीक है। इस टाइप से आप दिखा सकते हो। वो यहाँ पर भी आपको डिनोट करना है कि आपने क्या लिया हुआ है। अब थर्ड है आपके पास कि मैथ्स के नंबर दिखाना है आपने 88 और 95। तो इस टाइप का हमारा बन जाएगा। सोशल साइंस से स्टार्ट करते हैं 73। तो यहाँ तक गया है 73, आपको पता ही है कि 73 लगभग यहाँ गया हुआ, 70 से ऊपर ही होता है 73, तो लगभग यहाँ पर गया। 75 यानी कि यहाँ पर तक गया है। तो ये आपको क्लियरली पता है कि 70 और 80 के बीच में 75 आता है यहाँ पे। तो इसी प्रकार साइंस का भी 81 गया है। तो 81 यानी कि 80 से थोड़ा सा ऊपर, तो 80 से थोड़ा सा ऊपर हमने बनाया। 85 में ठीक 80 और 90 के बीच 85 आएगा, तो ठीक यहाँ बीच में हमने 85 को दिखाया है। तो इस टाइप का हमने दिखा दिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे, आपने उसका आंसर देना है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, इतना तो हमने सॉल्व कर लिया है, ग्राफ हमने बना दिया है। इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चिल्ड्रन इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किस सब्जेक्ट में किया है बच्चे ने, ठीक है, यानी कि इम्प्रूव फर्स्ट टर्म से लेकर सेकंड टर्म में। तो सबसे अच्छा इम्प्रूव देखिए, तो यहाँ पर देख रहे होंगे मैथ्स का ग्राफ सबसे ऊपर गया है। तो पहले 88 थे, 95 हो गए हैं, तो सबसे टॉप गया है। तो इसका मतलब मैथ्स में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, ठीक है। तो इधर लिख देंगे सॉल्यूशन में, इन मैथ्स the children या the child has improved his performance the most, ठीक है। यहाँ लिख देंगे the performance the most। लिखा है in which subject in the improvement the least, सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस सब्जेक्ट में हुई है,
तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सोशल साइंस में पहले 73 नंबर थे, अब सिर्फ 2 ही बढ़ा है। और औरों में देखिए आपका पहले 81 था, 83 85 हुआ, 88 का सीधा 95 हुआ है, 72 का सीधा ये कम हुआ है, घटा है इसमें, और इसमें से थोड़ा ही बढ़ा है। ठीक है, तो सोशल साइंस में सबसे लीस्ट रहा है, तो यहाँ लिख देंगे सोशल साइंस। ठीक है, इसका सॉल्यूशन सेकंड का। नाउ थर्ड, हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। तो इसका मतलब है कि किसी सब्जेक्ट में घटे हैं नंबर फर्स्ट टर्म से लेकर सेकंड टर्म में। तो यहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिल रहा होगा, पहले 72 नंबर आए, उसके बाद 65, तो इसका आंसर होगा हिंदी। ठीक है, 72 से 65 आ गया, कम आ गए नंबर फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म में, तो लिखेंगे यस दी परफॉर्मेंस हैज़, लिखेंगे दी परफॉर्मेंस हैज़ गॉन डाउन इन हिंदी। हिंदी सब्जेक्ट में कम हो गए नंबर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।